माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया था, उससे उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित एलिजिबिलिटी मैटर फिर से एक बार माननीय कोर्ट में गूंजने जा रहा है। और इस बार किस स्ट्रांग पॉइंट्स को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए कि क्या 2 साल 2.5 साल से अभ्यर्थी जो चयनित होकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज ए असिस्टेंट टीचर, क्या उनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या चीज़ें उनके पक्ष में है और क्या चीज़ें उनके विपक्ष में है, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप इस पूरे मामले को समझ पाएं और सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी जान पाएंगे आप इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोर्ट ऑर्डर के आधार पर अगर आप एक तरफा ये केवल कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुरानी भर्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, तो आप कोर्ट ऑर्डर के जजमेंट का 5वां पेज के 5वें पैरों को अब अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में उत्तर प्रदेश और बिहार की पिछली याचिकाओं का जिक्र किया गया है, जो कि पिछली भर्तियों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस याचिका का जिक्र किया गया है वो डायरेक्टली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है और उस याचिका में माननीय कोर्ट में यह प्रेयर किया गया था कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया जाए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुरानी भर्तियों का जिक्र नहीं किया है। साथ ही साथ यहां पर अंतिम पैरा में 37वें नंबर पॉइंट पर उनमें माननीय कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी जो कि इससे लंबित थी या फिर इससे जुड़ी हुई थी, उनको ऊपर दिए गए जजमेंट के अनुसार ही कंप्लीट करने का आदेश दिया है। यानी ऊपर जो जजमेंट दिया गया था बीएड को अमान्य घोषित करने के संदर्भ में, उस प्रकार से इसको देखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये बातें तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पिछली भर्तियों को प्रभावित नहीं कर रहा है। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद से सबसे बड़ा जानने वाला चीज इसमें यहां पर यह है कि ये बातें निकल कर के आ सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये जजमेंट दिया गया और जब भर्ती कंप्लीट हुई 69,000 की, उस समय ये 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन एक तरीके से उस समय एग्जिस्टेंस में था और उस समय उसकी कानूनी वैधता थी। ये जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है वो अभी जाकर के रद्द हुआ है। माननीय कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो उससे पहले उसकी कानूनी वैधता थी। इस वजह से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन इसी का दूसरा पक्ष ये है कि 15,448 जो कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, ये मैं याचिका संख्या बता रहा हूं जिसमें अभी भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है और इस मामले में 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। अब यहां पर बीएड अभ्यर्थियों के बारे में स्ट्रांग अगेंस्ट में पॉइंट ये बन रहा है कि चूंकि ये मामला अभी निस्तारित नहीं हुआ है कोर्ट से और हमने पहले ही भर्ती के समय ही इसमें मांग की थी कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को क्वैश कर दिया जाए उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए, तो उस कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट में या फिर माननीय निचली अदालतों में जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं और जो बीएसटीसी यानी डीएलएड के से संबंधित अभ्यर्थी हैं, वो ये मांग रख सकते हैं कि चूंकि हमारी याचिका अभी तक अंतिम रूप से कंप्लीट नहीं हुई है और उसमें हमने ये डिमांड किया था कि आप 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दीजिए और बीएड को अमान्य घोषित कर दीजिए। चूंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उस पेंडिंग वाले याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली भर्ती से 28 जून 2018 के इस नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। ये पहला स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है बीएड के अगेंस्ट में। दूसरा, ध्यान से समझिएगा, बीएड के फेवर में क्या पॉइंट है कि एक बार जब कोई अभ्यर्थी किसी सिस्टम में आ जाता है तो उसको सिस्टम से बाहर निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। ये बीएड वालों के फेवर में है। आप लोग देखेंगे कई ऐसी पुराने केसेज हैं जिसमें राज्य सरकारों को अगर इस प्रकार से अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और बाद में उनका चयन अमान्य कर दिया जाता है या फिर किसी भी वजह से अगर उनको अपात्र घोषित किया जाता है तो राज्य सरकारों को उनके लिए पॉलिसी बना करके उनको सिस्टम में रखने की बात निकल करके सामने आती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो कि बीएड के फेवर में है और उनको सिस्टम से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही इसका दूसरा पक्ष भी आपको समझना होगा कि इससे पहले जब 2017 में 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उस समय भी शिक्षा मित्रों को बाकायदा कानून बना करके उनको परमानेंट किया गया था, उनको नियोजित किया गया था
और उस कानून बनाने की प्रक्रिया और जो भी सिस्टम थे उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत पाया, असंवैधानिक पाया और इसीलिए इनका समायोजन रद्द कर दिया गया था। उस समय शिक्षा मित्र कुछ महीनों की सैलरी उठा चुके थे, वो भी परमानेंट टीचर के तौर पर। तो जब उनको सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है तो निश्चित तौर पर बीएड पर आप ये नहीं कह सकते कि खतरा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको भी सिस्टम से बाहर निकाला गया है एक बार शिक्षा मित्रों को। इस वजह से शिक्षा मित्र जो है वह बीएड अभ्यर्थियों के सिस्टम से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उस समय बीएड अभ्यर्थियों की वजह से शिक्षा मित्रों को बाहर निकाला गया था, उनके द्वारा ही पैरवी की गई थी, मजबूत पक्ष रखा गया था कि इनको बाहर निकाल करके एक नई भर्ती के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो शिक्षा मित्र इस पूरे मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किस प्रकार से पुराने जिन्न को बाहर निकाल करके बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाल जाए। और इसका एक मजबूत पॉइंट शिक्षा मित्रों के पास भी है। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपना हलफनामा यह दायर करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 60 और 65% था। प्रतिशत में मैं बता रहा हूं, और मार्क्स की में अगर आप बात करेंगे तो 90 और 97 था। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो यहां पर मांग उठाई जा रही है कि 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए, जैसे कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में था, तो इसमें भी क्यों ना कर दिया जाए। उस समय राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा ये देकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 90-97 यानी 60-65% पर हमारे पास 1,46,000 अभ्यर्थी परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं। जब हमारे पास हायर कट ऑफ पर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम अपने कट ऑफ को कम क्यों करें, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स को 40-45% क्यों करें। उस समय राज्य सरकार का हलफनामा ये था कि हमारे पास 1,46,000 अभ्यर्थी इस पर क्वालिफाई कर रहे हैं और जितनी हमारी सीटें हैं उसको इतने क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। इस वजह से हम कट ऑफ यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करना नहीं चाहते हैं। अब अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो शिक्षा मित्रों का है। अब शिक्षा मित्र इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं कि चूंकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि हमारे पास इस समय 90-97 यानी 60-65% पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। अगर 34,000 अभ्यर्थी जो कि बीएड के चयनित हुए थे उनको अगर सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो 69,000 में 34,000 पद खाली होते हैं। उस समय ये पद जो है वो शिक्षा मित्रों को लाभ देते हुए भरा जा सकता है, क्योंकि अब फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो यहां पर फिर बातें निकल करके आएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार से फिर अपना आंकड़ा पूछा जाएगा कि 34,000 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के बाद से अब आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65% पर क्या कैंडिडेट है जिससे 69,000 सीटों को भरा जा सके। उस समय अगर कैंडिडेट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने का मामला सामने आ सकता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर कम किया जाता है 40-45% पर, तो इसका सीधा और सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो शिक्षा मित्रों को मिलेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। शिक्षा मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष 2.5 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जाता है। अधिकतम 25 अंक का उनको भारांक मिलता है 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर। अब अगर कोई शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी कर लेता है तो चूंकि 25 अंक का अतिरिक्त भारांक मिल रहा है, इसलिए वो टॉप मेरिट पे चले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जो भी शिक्षा मित्र से परीक्षा को क्वालिफाई भी किए हैं उनका 100% सिलेक्शन हो गया था। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाता है और उसके बाद से शिक्षा मित्रों और फिर से नई लिस्ट बनाई जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो शिक्षा मित्रों को होगा। और निश्चित तौर पर इसी वजह से शिक्षा मित्र इसमें सबसे ज्यादा लाभ देखते हुए इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा और ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर निकाले जाते हैं तो इसका बीटीसी और शिक्षा मित्र लाभ उठाएंगे, और इसलिए अब शिक्षा मित्र और बीटीसी एक होकर के बीएड के खिलाफ इस मामले पर विचार कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पेज नंबर 5 के पैरा नंबर 5 में उत्तर प्रदेश और बिहार की पिछली शिक्षक भर्तियों से संबंधित याचिकाओं का जिक्र किया है, उसी पैरा के लास्ट लाइन में उन्होंने ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया है। और उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल मान लिया गया था। अब चूंकि कलकत्ता हाईकोर्ट से ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में फैसला दिया है, कलकत्ता हाईकोर्ट के अगेंस्ट में फैसला दिया है, तो निश्चित तौर पर ये सभी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। इसी भर्ती में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को उनकी सैलरी लेने के बावजूद भी उनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है शिक्षा मित्रों के पास भी कि वह इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करें। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबरें चल रही हैं कि चूंकि 69,000 में
बीएड अभ्यर्थियों को अभी 2 साल के अंदर जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना होता है अभी नहीं कराया गया है, तो इस वजह से इनको बाहर निकाला जाए। देखिए ये कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित मामला पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से निस्तारित हो चुका है। 69,000 में जो 34,000 बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उनको ब्रिज कोर्स नहीं करा रही है। अब कोर्स कराए भी तो कैसे राज्य सरकार, क्योंकि एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने कोर्स अभी तक डिजाइन ही नहीं किया है और इसके संबंध में किसी संस्था को मान्यता भी नहीं दी है, तो आखिर राज्य सरकार कैसे करा सकती थी। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला था 28 जून 2018 का, ये अभी तक के हिसाब से 5 साल बीत जाने के बाद भी अगर कोर्स डिजाइन नहीं हुआ है, उसका सिलेबस तय नहीं है, उसकी संस्थाओं को मान्यता नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर यह अब प्रतीत हो रहा है कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला था, बिना रेगुलेटरी बॉडी, बिना केंद्र सरकार, बिना राज्य सरकार के तैयारी के इस प्रकार का फैसला लिया गया था बीएड को प्राथमिक में शामिल करने से संबंधित। क्योंकि आज 5 साल बीत जाने के बाद भी अगर इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है मान्यता प्राप्त जिससे ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया जाए, तो निश्चित तौर पर यह आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारियों के साथ बीएड को शामिल करने के लिए वो नोटिफिकेशन निकाला गया होगा। ब्रिज कोर्स के मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि भविष्य में ब्रिज कोर्स की वजह से अगर कोई मामला फंसता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, ना कि बच्चों की जिम्मेदारी होगी। तो ब्रिज कोर्स की वजह से बीएड को बाहर नहीं निकाला जाएगा। बाकी अगर अन्य मामलों में कुछ माननीय कोर्ट विचार करती है तो वो मामला अलग है, लेकिन ब्रिज कोर्स की वजह से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है। तो मैंने सारी परिस्थितियां आपको बता दी, अब खुद आप तय करिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड सेफ है या फिर उन पर खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।